आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेखा, क्या बात है? 2 दिन से बाबूजी घर नहीं आए। तुमने तो कहा था उनका मन नहीं लगता, इसीलिए वे पड़ोस के सोसाइटी में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। और पिछले 4 महीने से मेरी उनसे कोई बात भी नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसा क्या पढ़ाते हैं उन बच्चों को जो रात को लेट से आते हैं, खाना घर में खाते हैं कि वो भी नहीं। तुम जानती हो ना, उनको बाहर का खाना पचता नहीं है। ज़रा उनका ख्याल रखा करो। माँ थी तो हमेशा उनका ख्याल रखती थी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? प्रवीण अपनी पत्नी रेखा से कहता है। रेखा बोली, आप तो ऐसा कह रही हैं जैसे दुनिया में एक अकेला आपका ही बाप है जो बूढ़ा हो रहा है और मैंने उन्हें काम पर नहीं लगाया। पूरे दिन घर में बैठे रहते थे और मुझे और बच्चों को परेशान करते रहते थे। बच्चों से कहते थे मेरे संग खेलो। अब बताओ बच्चे उनके साथ क्या खेलेंगे? आप ही कहते थे आपके बाबूजी इंजीनियर थे। जब घर में बबलू और बंटी को फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं तो मैंने सोचा 2-4 बच्चों को पढ़ाएंगे तो मन लग जाएगा। और आपके बाबूजी ट्यूशन पढ़ाने के बाद कहाँ मटर गश्ती करते हैं ये मैं क्या देखने जाती हूँ। जब किसी दिन मिले तो खुद पूछ लेना। अब मुझे परेशान मत करो। चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। इतना कहकर रेखा रसोई में खाना लगाने चली गई। समय बीता। प्रवीण शाम में देर तक जागता रहा कि आज पिता से मुलाकात होगी तो उनका हालचाल पूछूंगा कि वो इतनी देर से क्यों आते हैं। अगले दिन उसके पिता राम सेवक बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण वो काम पर नहीं गए। प्रवीण ने जब उन्हें देखा तो आश्चर्य से बोले, बाबूजी, आपके कपड़ों पर ये कालिक और ग्रीस क्यों लगी है? आप तो ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, फिर इतने गंदे कपड़ों में कैसे लौट आते हैं? क्या किसी गाड़ी से टकरा गए थे? मैं कहता हूँ आपको काम पर जाने की क्या ज़रूरत है? मन नहीं लगता तो पार्क में घूमने जाइए, वहाँ अपने उम्र के लोग मिलेंगे, मन बहलेगा। वो अपने बेटे के सिर पर हाथ रख कर बोले, तुम्हें मेरी कितनी चिंता है और ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ? जैसे ही रेखा वहाँ सामने आई, राम सेवक बाबू समझ गए और बोले, हाँ ट्यूशन ही। कल लो जिंदगी का ट्यूशन पढ़ने और पढ़ाने जाता हूँ। और ये कालिक और ग्रीस ये तो जीवन का एक अध्याय है। तुम मेरी चिंता मत करो, आज आराम कर लूँ फिर कल से काम पर जाऊँगा। प्रवीण की बातों को मानकर बाजार की ओर चला गया। रेखा राम सेवक बाबू से बोली, अच्छा हुआ आपने अपने काम के बारे में नहीं बताया। आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा थोड़ा आराम करे, तो उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा। घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते आपका बेटा आपके जैसा दिखने लगेगा। मैं तो कहती हूँ आप जहाँ काम करते हैं वहीं रहिए। बार बार आने जाने में जो खर्चा होता है उसी से वहाँ खाना खा लिया कीजिए। और वैसे भी महीने का जितना भी पैसा होता है वो तो मेरे पास आ ही जाता है। राम सेवक बाबू बोले, बहू इतना भी अत्याचार मत करो, कुछ तो दया करो। भगवान किसी पिता को ऐसा दिन ना दिखाए कि पिता अपने मन की बात बेटे को नहीं बता पाता। जो काम तुम मुझसे करवा रही हो, सोचा है कभी प्रवीण को पता चलेगा तो उसे कैसा महसूस होगा? उन्हें सब पता है, बस मैंने उन्हें कहा है कि आपके पास ये जाहिर ना होने दें कि उनको मालूम है, इसलिए वे आपसे ट्यूशन की बात कर रहे थे। राम सेवक बोले, नहीं नहीं, मेरा प्रवीण ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। याद रखो बहू, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तुम किसी से नजरें नहीं मिला पाओगी। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया,
पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे पाप की परछाई उस पर आए और उसे किसी दुख का सामना करना पड़े। रेखा बोली, बाबूजी, मैं जो कह रही हूँ चुपचाप से उतना कीजिए। प्रवीण लौट कर आए तो उन्हें कहिएगा कि मुझे बार बार आने जाने में दिक्कत हो रही है और यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, इसलिए मैं वहीं रहूँगा और रविवार के दिन तुम लोगों से मिलने आऊँगा। वो आपको रोक कर बहुत कोशिश करेंगे पर आप नहीं रुकेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन करूँगी कि आपका बेटा मुझे परेशान करता है। फिर सोचिए, आपका बेटा जेल की हवा खाएगा। क्या आप चाहते हैं मैं ऐसा करूं? राम सेवक बाबू डर से थर थर कांपने लगे। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना। मैंने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है? सब कुछ तो अपना तुम लोगों के हवाले कर दिया। फिर तुम मुझे इस घर से क्यों निकालना चाहती हो? तुमने जो मुझे काम दिया वो मैं काम कर रहा हूँ। अब तुम चाहती हो मैं इस घर से, अपने बेटे से भी दूर हो जाऊं। इस घर में मेरी पत्नी कमला की यादें हैं। कम से कम रात में उनकी यादों के सिरहाने अपना दर्द भूल जाता हूँ। वहाँ किसका मुंह देखूंगा? कहते कहते वो रोने लगे। रेखा बोली, मुझे बेंगलुरु में एक अच्छी सोसाइटी में घर लेना है। पता है उस घर की कीमत 2 करोड़ रुपए है। अगर बचत नहीं करूंगी तो अपने बेटी को विदेश पढ़ाने के लिए कैसे भेजूंगी? वो देखिए, प्रवीण आ रहे हैं। चुपचाप जितना बोली हूँ उतना कीजिए। राम सेवक बाबू बोले, नहीं नहीं बहू, मैं करूँगा। कहते हुए राम सेवक बाबू रोने लगे और जैसे ही बेटा सामने आया अपने आंसू पोंछते हुए बोले, बेटा प्रवीण, तुमसे कुछ बात कहना था। प्रवीण बोला, हाँ हाँ बाबूजी, कहिए ना। राम सेवक बाबू ने अपनी पूरी बात बेटे के सामने रखी। प्रवीण बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको एक बार देखता हूँ। अब आप यहाँ से दूर जाने की बात कर रही हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे। रेखा दूर से उन आंखें दिखा रही थी। रेखा को देखा और बोला, हाँ हाँ बाबूजी, आप हमें क्यों छोड़कर जाना चाहते हैं? राम सेवक बाबू रेखा की तरफ देखने लगे और सोचने लगे, ईश्वर ने कैसी मिट्टी से मेरी बहू को बनाया। फिर भी राम सेवक बाबू ने बेटे के लिए उस विष के घूंट को पिया और बोले, बस थोड़े दिन की बात है, काम खत्म करके जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चलो आज तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाता हूँ, बहुत दिन हो गए। फिर ना जाने कब मौका मिले। अगले दिन राम सेवक बाबू जल्दी से अपना सामान समेटे और रेखा से विनती किए कि एक बार अपने बेटे को देख लूं। रेखा बोली, नहीं, अगर प्रवीण देख लेगा तो आपको जाने नहीं देगा। ये लीजिए 20 रुपए का किराया है। अब 20 रुपए जो रोज आने जाने में खर्च करते थे उससे खाना खा लेना। अब आप चाहिए। इतना कहते हुए रेखा ने राम सेवक बाबू को धक्के से घर से बाहर कर दिया और वे अपना आंसू पोंछते हुए वहां से निकल गए। समय बीतने लगा। प्रवीण हर रोज पिता को याद करता और उनका ठिकाना पूछता तो रेखा बोलती, उन्होंने तो मुझे पता भी नहीं बताया। प्रवीण हर रोज सोचता कि आज न कल पिता लौट आएंगे। समय बीता। प्रवीण भी काम में व्यस्त होने लगा। इधर राम सेवक बाबू अपने काम में लगे रहते। उम्र नहीं थी फिर भी पेट और बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करते। 2 महीने बाद प्रवीण अपने मित्र सुरेश के साथ दूसरे शहर निकला। 200 किलोमीटर दूर गया कि उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। सुरेश बोला, यहाँ बगल में चाय की दुकान है और एक गैराज है। तुम चाय के लिए बोलो, मैं गाड़ी बनवा कर लाता हूँ। इतना कहकर सुरेश गैरेज पास पहुंचा और गाड़ी ठीक करने के लिए बोल दिया। दोनों मित्र चाय पीने लगे। कुछ देर बाद सुरेश, यार प्रवीण, मैं गाड़ी देख कर आता हूँ, तुम बैठो। इतना कहकर वो गैराज की तरफ चला गया। अचानक से प्रवीण को शोर सुनाई दिया। सुरेश ने एक चोट का झटका एक बुजुर्ग मैकेनिक को लगाया और बोला, अबे बुड्ढे, तुझे किसने गैराज में काम पर रखा? अपने आप को इंजीनियर समझता है?
किसने कहा था तुम्हें मेरी गाड़ी का पार्ट पुर्जा खोलने के लिए? पता है इसकी कीमत तुझे तेरे पैसे खानदान को भी बेच दूंगा, तो भी इस गाड़ी के पैसे नहीं चुका पाएगा। कहाँ गया इस गैराज का मालिक? कैसे कैसे लोगों को काम पर रख लेते हैं। गैराज का मालिक बोला, साहब आप चिंता क्यों करते हैं? ये बुजुर्ग भले ही हैं, पर इन्हें जानकारी बहुत है। अगर इन्होंने गाड़ी का ये पार्ट खोला है, इसका मतलब है इन्हें कुछ तो दिखा होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपकी गाड़ी आपको सही सलामत मिलेगी। और साहब इतने बुढ़ापे में ये आदमी यहाँ काम कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो मजबूरी यही होगी, वरना इस उम्र में तो लोग बेटे का सहारा जीते हैं और घर में आराम फरमाते हैं। राम सेवक बाबू सुरेश से बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे पूछा नहीं। आपकी गाड़ी इतनी गर्म हो चुकी थी कि अगर मैं ये पुर्जा खोला नहीं तो थोड़ी देर बाद रास्ते में ये रुक जाती, और आगे घना जंगल है, वहाँ आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलता। सुरेश बोला, अबे बेटा किसको कह रहा है तू? तेरे जैसे इंसान को तो मैं अपना चौकीदार ना बनाऊं, और तू मेरा बाप बनने चला है। चल हट। इतना कहकर सुरेश ने राम सेवक बाबू को धक्का मारा। राम सेवक बाबू लड़खड़ाते हुए गिरने ही वाले थे कि अचानक किसी के मजबूत हाथों ने उन्हें सहारा दिया। जैसे ही राम सेवक बाबू ने अपना सर उठाकर देखा, आप यहाँ इस हालत में? प्रवीण राम सेवक बाबू को गले से लगाया, उनके चरण स्पर्श किए और बोला, सुरेश तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई तुम मेरे पिता पर हाथ उठाओ। इतना कहते हुए प्रवीण ने उसे जोर का चाटा लगाया और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बुजुर्ग इंसान से तुम इस तरह से बात कर रहे हो। सुरेश हैरानी से बोला, ये तुम्हारा बाप है? तुम तो कहते थे तुम्हारा बाबा बहुत विद्वान है और वे किसी कोचिंग सेंटर और ट्यूशन पढ़ने के लिए दूसरे शहर गए हैं। प्रवीण ने अपने पिता को सहारा दिया और कुर्सी पर बिठाया, पानी पिलाया और बोला, बाबूजी आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आखिर आप इस जगह ऐसी नौकरी क्यों कर रही हैं? क्या मैंने आपकी सेवा में कोई कमी छोड़ी? राम सेवक बाबू रोने लगे। आसपास खड़े सभी लोग बाप बेटे को देख रहे थे। भगवान किसी पिता को ऐसे दिन न दिखाए, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये सब देखना लिखा था। प्रवीण बोला, मुझे बताइए आखिर ये सब कब से शुरू हुआ? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? राम सेवक बाबू उस दिन को याद करने लगे और बोले, बेटा याद है तुम्हें तुम्हारी माँ के मरने उपरांत जब 4 महीने बाद तुम मुझे अपने पास शहर लेकर आए। कुछ रोज बाद ही बहू को मेरा वहाँ रहना और तुम्हारा मेरी चिंता करना खटकने लगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। एक रोज राम सेवक बाबू को बड़ी जोरों की भूख लगी। अंदर पोता पोती खाना खा रहे थे। बहू को कई बार उन्होंने आवाज़ लगाई, पर कोई उत्तर नहीं पाया और ना ही कोई अंदर से खाना लेकर आया। 1 घंटा होने को आया। सुबह के 4 बिस्कुट चाय पिए बैठे थे। दरवाजे के बाहर से कितने ही समोसे वाला चाट वाला लेकर गुजरा। उन सब को देखकर 65 वर्षीय राम सेवक बाबू की भूख और बढ़ गई। बाकी दिन तो सुबह बच्चों और प्रवीण के लिए जब नाश्ता बनता, उसी समय उन्हें भी एक रोटी मिल जाया करती। पर आज इतवार था। इतवार के दिन तो 1 बजे तक खाना बनता था। बच्चे अपनी पसंद की मैगी पास्ता मांगते, उन्हें मिल जाता, और घर के बूढ़े को एक रोटी नहीं पूछते। बेचारे सुबह से नहा धोकर खाने की राह देखते रहे। कुछ दिन बाद बहू ने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का उन्हें काम सौंपा। जब तक वो ट्यूशन पढ़ाते तब तक उन्हें चाय पानी मिलती, और जिस महीने एक भी बच्चा ट्यूशन छोड़ता, राम सेवक बाबू की एक रोटी कम कर दी जाती। हर महीने का लगभग यही था। एक रोज जब राम सेवक बाबू की भूख उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो खुद ही खाट से उठ रसोई में खांसते हुए गए। राम सेवक बाबू ने हॉट केस से 2 रोटी और सब्जी ली और दही खोजने लगे। उन्हें दही नहीं मिल रही थी।
कहाँ से मिलती। पत्नी के परलोक सिधारने से पहले कभी रसोई में उन्होंने कदम जो नहीं रखा था। यहाँ पूरा दिन बाहर बैठते, दिन में चारपाई डालकर चबूतरे पर बैठ जाते, फिर शाम को घर के अंदर आने दिया जाता था। बेटा सुबह का दफ्तर गया, रात में आता। उसका थका हुआ चेहरा देखने को खाट पर बस लेटे रहते, ये सोचकर कि एक बार प्रवीण का चेहरा देख लूं फिर सो जाऊंगा। प्रवीण जब बच्चों के लिए कुछ लेकर आता तो अपने पिता को एक पीस निकाल कर देता, चाहे वो चॉकलेट ही क्यों ना हो। राम सेवक जी बड़े मन से चॉकलेट खाकर बेटे से आराम करने को बोलते। पिता को बिना दांत के चॉकलेट चबाता देख प्रवीण को बहुत सुख मिलता। वो उनमें अपना बचपन देख रहा था। सही भी तो है, बच्चा बूढ़ा एक समान होता है, पर ये सब रेखा की आंखों को चुभ रहा था। एक रोज राम सेवक बाबू ने हाथों से अपनी थाली उठाई कि उनका ध्यान फ्रिज की तरफ गया। थाली को एक किनारे रखकर उन्होंने फ्रिज खोला। उसमें दही रखा देख जीवन जी मचलाने लगा। जैसे ही छोटी सी कटोरी उन्होंने उठाई, रेखा बोली, खबरदार जो दही को हाथ लगाया। बेटा बोलता है, खांसी है और इनका जीभ लपलपा रहा है। इस उम्र में दही खाकर कौन सा दो चार ज्यादा ले लेंगे, और जियोगे तो हमारे मुताबिक। चुपचाप से अपनी थाली लेकर बरामदे में चले जाओ और जाओ ट्यूशन पढ़ाने, वरना जो 2 रोटी मिल रही है वो भी कम हो जाएगी। बेचारे राम सेवक बाबू चुपचाप अपनी थाली लेकर बाहर निकल आए और अपनी खाट पर आकर अपनी पत्नी को याद करने लगे कि कैसे उन्हें थाली में सजाकर खाना परोसती थी। जब तक खाते नहीं थे वहीं बैठकर उन्हें पंखा जलाती। आज हर कोई घर के अंदर खा रहा है और घर का मालिक घर के बाहर सूखी रोटी और दाल खा रहा है, मानो उसे वो कुकर समझ रहे हैं जो घर की देखभाल के लिए एक रोटी उसके सामने फेंक दी जाती। अचानक से गैराज के मालिक की आवाज़ पर राम सेवक बाबू अपनी दर्द भरी यादों से बाहर आए। राम सेवक बाबू, आपने कभी बताया नहीं, आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, और जिस औरत ने आपके काम की बात की थी, क्या वो आपकी बहू है? भगवान किसी पिता को ऐसे दिन न दिखाए। और कोई औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? उसने अपने साथ मुझे भी इस पाप का भागीदार बनाया। नहीं नहीं, अब आप यहाँ नहीं रह सकते। अगर आपके बेटे बहू आपको नहीं रखते तो आप मेरे साथ चलिए। प्रवीण बोला, नहीं मेरे बाबूजी अब कहीं नहीं जाएंगे, इज्जत के साथ अपने घर पर रहेंगे। वहीं खड़ा सुरेश उनसे माफ़ी मांगा और बोला, अंकल जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि आप प्रवीण के पिता हैं। राम सेवक बाबू बोले, बेटा मैं तुम्हारे मित्र का पिता हूँ, ये सोचकर तुमने मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो क्या तुम उस पर हाथ उठा देते? अरे कुछ नहीं तो अगले की उम्र का लिहाज करो, कुछ नहीं तो अपने माता पिता के सिखाए गए संस्कारों का तो मान रखो। मैं रहूं या कोई और रहे बुजुर्ग, किसी न किसी का तो बाप होता है। इतना कहकर राम सेवक बाबू अपने बेटे का हाथ थामकर घर की ओर चले। पिता को बाहर कुर्सी पर बिठाकर प्रवीण घर के अंदर प्रवेश किया और बोला, रेखा बहुत दिन हो गए, बाबूजी की कोई खबर नहीं आई। काम तो तुम्हारे कहने पर उन्हें मिला था, तो फ़ोन करके पता करो कि आखिर 3 महीने से बाबूजी घर क्यों नहीं लौटे हैं। रेखा बोली, आपके कहने से पहले मैं कल फ़ोन की थी। उन्होंने कहा है कि बाबूजी जिसे पढ़ा रहे थे वो आदमी उन्हें अपने साथ विदेश ले गया, और बाबूजी को देखिए, हमें बताया भी नहीं और उस आदमी के साथ विदेश चले गए, ये कहकर कि उनके बच्चों को वो पढ़ाएंगे और अपना बुढ़ापा आराम से विदेश में जिएंगे। आपने सोचा था कि आपके पिताजी कभी आपके साथ ऐसा धोखा करेंगे? छी छी छी। तभी रेखा के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा और उसे दिन में तारे नजर आने लगे। वहीं खड़ा खड़ा सुरेश बोला, भाभी जी
कुछ तो शर्म करो, कितना झूठ बोलोगी। यार प्रवीण, अपने घर की बात तुम खुद ही संभालो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। रेखा कुछ समझती और पूछती, इतनी देर में दूसरा चाटा उसे पड़ा और प्रवीण बोला, बेशरम औरत, तुमने मेरे भगवान जैसे बाप को गैराज में नौकरी दिलवाया। जो मेरा बाप अपने ज़माने में इंजीनियर था, उसे तुमने एक मैकेनिक बना दिया और मुझसे झूठ पर झूठ कहती रही। और तुमने उन्हें इतना डराया कि तुम्हें मिलने नहीं दोगी और मुझे जेल भिजवा दोगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जेल कौन जाएगा, रुको तुम। इतना कहकर प्रवीण ने फ़ोन निकाला और पहले रेखा के माँ बाप को फ़ोन करके बुलवाया और बोला, अब मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा और बताऊँगा कि तुमने मेरे बाप के साथ क्या क्या किया है। रेखा रोने लगी, प्रवीण से माफ़ी मांगने लगी। तभी बाहर से राम सेवक बाबू के कदमों की आहट आई। सामने राम सेवक बाबू को देख रेखा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सब समझ गई कि अब प्रवीण से कुछ नहीं छुपा। उसने राम सेवक बाबू के पैर पकड़ लिए और बोली, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी, पर इन्हें समझाइए मुझे जेल न भेजें। मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। राम सेवक बाबू ने प्रवीण को रोका और बोले, बेटा जो होना था हो गया, परंतु अपने बच्चों के बारे में सोचो। प्रवीण ने कहा, आपने भी तो मेरे लिए इतना किया, पर बदले में आपके साथ क्या हुआ, तो अब मुझे अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं। तभी उसके ससुराल वाले आए। उनके सामने सारी बात खुली तो रेखा के माता पिता भी उस पर चिल्लाने लगे, तुमने तो हमारे संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी। तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो कि एक बूढ़े पिता को उसके बेटे से दूर कर दो और उसे ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दो। रेखा को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। उसने ये सब करके अपनी गृहस्थी खराब की। पिता के कहने पर प्रवीण ने रेखा को माफ़ तो किया, पर कहा कि तुम अपना सारा सामान मेरे कमरे से निकालकर दूसरे कमरे में रहोगी। हाँ, इस घर की बहू होने के नाते अगर बाबूजी ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम रह सकती हो, पर अब तुम मेरी पत्नी का होने का अधिकार खो चुकी हो। अब एक ही घर में हम सब रहते थे, पर रेखा सबके लिए अनजान हो गई थी। राम सेवक बाबू का व्यवहार उसके लिए बिल्कुल नहीं बदला। आज भी वो बहू ही कर कर पुकारते और उतनी ही इज्जत देते। एक रोज रेखा ने थाली में अच्छे से खाना सजाकर उनको दिया तो राम सेवक बाबू थाली को देखकर धीरे से बोले, आज तो बहू ने 56 भोग समान थाली सजा कर दी है। अरे, इसमें तो दही भी है। आज तो मन प्रसन्न हो गया। आज खाना खाकर आनंद आ जाएगा। वहीं रसोई के दरवाजे पर खड़ी रेखा मन ही मन सोचती रही, रोज यही बनता है, पर बाबूजी आज बच्चों के समान लग रहे हैं। सच में बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं, इसलिए अब इनके लिए पहले खाना दूंगी। मैं भूल ही गई कि घर में एक और बच्चा है, जो पेट तो नहीं पटकता पर भूख उसे भी लगती ही होगी। मैंने अपने बच्चों को देखा, पर जिसने अपना बच्चा पाल पोसकर मुझे दिया, मैंने उसका ख्याल क्यों नहीं किया। सोचते सोचते रेखा की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। अगले दिन से लहसुन का छौंक लगाकर रायता रोज राम सेवक जी को उनकी थाली में दिया जाने लगा। अब ना तो वे उन्हें नुकसान करता और ना ही उन्हें सब कुछ मांगने की ज़रूरत पड़ती। वे खुश होकर अपने दोनों हाथ बहू के सर पर रखते और कहते, जुग जुग जियो, तुम्हारी जैसी बहू हर किसी को मिले। रेखा की आंखों में आंसू आ जाते, जो प्रवीण से छुपे नहीं थे। आखिर आत्मा संतृप्त होती तो आशीर्वाद तो स्वतः ही मिल जाएगा। अब खाना भी राम सेवक जी को उनके बोलने से पहले परोस दिया जाता। पिता के कहने पर प्रवीण ने अपनी पत्नी को एक और मौका दिया और रेखा ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जिस घर में बड़े बूढ़े खुश हैं, उस घर में तो खुशियां चारों तरफ से बरसती हैं।
दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद है तो मुझे लाइक करें।